एक मकसद है वो ये है कि आप लोग को पता चले कि कंप्यूटर का हार्डवेयर किस तरह काम करता है। एक पूरी सीरीज़ है जो आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाइड फ़िज़िक्स का कोर्स पढ़ा। अप्लाइड फ़िज़िक्स के कोर्स में आप लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े, लॉज़ पढ़े, ठीक है? लाइक लेंज़ेस लॉ वगैरह, चार्ज क्या होता है, करंट वोल्टेज, बेसिक चीज़ें आप लोगों ने देखी। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स होता है, ठीक है? अगर वो पढ़ा है तो नहीं भी पढ़ा तो इसका कोई इशू नहीं है। उसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो कि कंप्यूटर का बनता है। सॉफ्टवेयर के कोर्सेज़ तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन साथ-साथ हार्डवेयर का हमें पता होना चाहिए कि जो आप कमांड देते हो वो कंप्यूटर में किस तरह एग्ज़ीक्यूट होती है। तो उसके लिए लॉजिक जो है वो किस तरह बनती है, ठीक है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है कंप्यूटर का, वो हमने देखने हैं, ठीक है? लॉजिक गेट्स वगैरह। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम का पता हो, ठीक है? नंबर सिस्टम हमारे पास, उसके लिए उसका नॉलेज ज़रूरी है। और हमें लॉजिक गेट्स इसमें देखेंगे। तो मैं आपको कोर्स आउटलाइन पहले दिखाता हूँ। और ये कोर्स बहुत इजी है, ठीक है? इसकी एक बात ये है कि इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो फिर तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है? अगर नहीं भी इंटरेस्ट तो इसमें एक है कंसंट्रेशन इसमें रिक्वायर, क्योंकि जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इसमें थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं। ऐसी नहीं कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, लॉजिक गेट्स की, यानी ज़ीरो वन के फॉर्म में। अक्सर तो आपने फोकस रखना है जो भी कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप कंसंट्रेशन के साथ इसको कोर्स को स्टडी करोगे तो इसमें अच्छे ग्रेड्स इजीली आ सकते हैं। बहुत ही इजी कोर्स है ये। सो कोर्स आउटलाइन एक दफ़ा देखते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है, 1 क्रेडिट आवर की लैब होगी, ठीक है? ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, इस पे आपकी कोई क्यूरी हो तो आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है? जो ऑफिस है वो मेरा है मेन बिल्डिंग ए ब्लॉक में 2.2, ठीक है? वहाँ पे अगर आपने कभी कोई क्यूरी हो तो वहाँ पे आ सकते हैं, वरना ईमेल जो है बेस्ट है, ठीक है? आई होप कि अप्लाइड फिजिक्स सब लोगों का क्लियर होगा। One semester course taken by computer science students during second year of their engineering program. This course introduces the logic operators and gates, ठीक है? इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, हमने एक एक चीज़ ये सारी देखनी है कि लॉजिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है? ऑपरेटर गेट्स टू ले द फ्रेमवर्क फॉर strengthening the basic understanding of computer building blocks, both combinational and sequential सर्किट्स। कम्बिनेशनल ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें मेमोरी नहीं होती, ठीक है? और सीक्वेंशियल ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें मेमोरी होती है, ठीक है? सो उसके अलावा हमने इसमें देखना है, इंशाल्लाह देखेंगे, अरिथमेटिक सर्किट, कंपैरेटर, डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर। सो रजिस्टर तक, यहाँ तक हमारा कोर्स होगा, ठीक है? बाकी लेक्चर ब्रेक डाउन भी इसमें शेयर है, उसको हम होपफुली इसी तरह फॉलो करेंगे, ठीक है? कोर्स के हवाले से कोई क्यूरी हो किसी की, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बेसिक हमने कि इसमें देखना है कि गेट्स, मोस्टली गेट्स देखने हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह, ठीक है? और उन लॉजिक गेट्स को मिला के एंड और नॉट गेट, इन गेट्स को मिला के फिर आगे डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने हैं, मल्टीप्लेक्सर वगैरह, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी, इनसे परेशानी होना, यही हमने आगे स्टडी करनी है। अच्छा, और एक और बात कि आप लोग अभी देखें बार बार ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है? अभी 40 मिनट्स हो गए हैं, तो वन बाय वन करके आ रहे हो, तो कोशिश किया करें कि फर्स्ट 5 मिनट में तमाम लोग आ जाएं, ताकि बार बार डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है? और एक आपने आप ये काम करना है कि जो अपने नेम है जीमेल में, वो मैं आपको प्रोसीजर भी बता देता हूँ, वरना आप
नेट से भी देख सकते हो कि जीमेल का नाम किस तरह चेंज करना है। फॉर एग्जांपल खबर सुल्तान मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका फॉर एग्जांपल रोल नंबर है 1, तो इस तरह लिखेंगे SP19 BSc 001, फिर आगे नाम, ताकि पता हो कि कौन कौन से रोल नंबर मौजूद हैं। ये बात क्लियर होगी सबको कि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फिर नाम आए। ठीक है। ठीक है सर। यस ओके सर। सर। ओके। सो ये बुक जो है बहुत ज़बरदस्त बुक है, डिजिटल फंडामेंटल्स बाय फ्लॉयड। ठीक है, इसका 11th एडिशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसी के हम स्लाइड्स पढ़ेंगे। इसमें बड़ा इजी वे के साथ लिखा हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, तो ये साउंड वेव जो हैं ये आप सुन रहे हो। ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है टेम्परेचर की, कि पूरे दिन में हमने देखना है कि जो पूरे दिन में ईच एंड एवरी टाइम जो है वो टेम्परेचर कितना रहा, तो हम उस पर कंटिन्यूसली मेजर करते रहे। ठीक है, तो इस तरह एक हमारे पास कंप्लीट कंटिन्यूस सिग्नल बन गया, जो कि पूरे दिन में बता रहा है कि इस दिन दोपहर के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा था, ठीक है, रात को टेम्परेचर कम था, और फिर टेम्परेचर बढ़ने के बाद दोबारा कम होना शुरू होगा। तो इस तरह के सिग्नल को कहते हैं कंटिन्यूस सिग्नल। ठीक है, कंटिन्यूस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एनालॉग ये है कि एक से ज़्यादा इसमें वैल्यूज़ हैं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी साउंड वेव जो हैं ये भी एनालॉग सिग्नल है। इसी तरह अगर कंटिन्यूसली आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, या एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो कार की स्पीड जो है वो भी एक एनालॉग क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एनालॉग क्वांटिटी है। तो आप लोग देखोगे कि जो भी रियल वर्ल्ड में हमारे पास क्वांटिटी होती है वो मोस्टली क्या होती है, एनालॉग होती है। ठीक है, तो फिर हमें डिजिटल की ज़रूरत क्यों पेश आई। कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, बजाय इसके कि इतने ज़्यादा लेवल हो, हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर में 2 लेवल होते हैं, 0 या 1। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके वजह से हमें एनालॉग से डिजिटल में शिफ्ट होना पड़ा। एनालॉग के कुछ ड्रॉबैक्स हैं और डिजिटल के कुछ फ़ायदे हैं, जिसके वजह से हमने बजाय एनालॉग के हम डिजिटल सिस्टम में की तरफ मूव हो गए। ठीक है, वो देखते हैं हम क्या क्या एडवांटेजेस हैं। मोस्ट नेचुरल क्वांटिटीज दैट वी सी आर एनालॉग एंड वेरी कंटिन्यूसली। जैसा कि यहाँ पे देखें, कंटिन्यूस वेरी कर रहा है। स्पीड ऑफ कार मैंने आपको एग्जांपल दी। ठीक है, आप लोग किसी एनालॉग सिस्टम की इस तरह एग्जांपल दे सकते हो जो रियल वर्ल्ड में आपके ज़हन में हो। किसी भी एनालॉग सिस्टम की एग्जांपल कोई ज़हन में आ रही हो। चलें ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बैट्समैन है, ठीक है, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो वो कभी वो कम रन्स करेगा, कभी ज़्यादा स्कोर करेगा, तो ये एक एनालॉग क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, एक क्रिकेटर के रन हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल कौन सी क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब बैट्समैन ने फॉर एग्जांपल रिव्यू लिया है, तो वो या आउट होगा या नॉट आउट होगा, तो कितनी क्वांटिटीज़ होगी हमारे पास, 2 क्वांटिटी होंगी ना, यस। या लो या हाई। ठीक है, या 0 या 1। ठीक है, आप लाइट है हमारे पास, आप स्विच को क्या करते हो, ऑन कर लेते हो या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही होता है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ऑन या ऑफ, हाई या लो। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ 2 लेवल हों वो डिजिटल क्वांटिटी कहलाएगी, और जिसमें मल्टीपल लेवल हैं, यानी देखें यहाँ पे कोई भी लेवल ये 100 तक जा सकता है, कोई भी लेवल ये 100 तक गेट कर सकता है, तो ये एनालॉग क्वांटिटी होगी। ये फ़र्क है एनालॉग और डिजिटल में। Analog systems are generally handle
हायर पावर देन डिजिटल सिस्टम। तो पहला तो ये एक नुकसान आ गया एनालॉग सिस्टम का कि उनमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, आपके देखें आप फॉर एग्जांपल जो पहले सिस्टम होते थे, ठीक है, वो ह्यूज उनका साइज होता था पूरे कमरे के जितना, उनको पावर भी बड़ी ज़्यादा चाहिए होती थी, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, मोबाइल में सिर्फ एक बैटरी है, ठीक है, लैपटॉप में से बैटरी है, उनसे ये चलते हैं, कम पावर चाहिए। रीज़न क्या है कि डिजिटल सिस्टम वो डीसी पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है, एनालॉग एसी पे ऑपरेट होते थे, इस वजह से भी कम पावर चाहिए होती है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होते हैं उनको पावर कम चाहिए होती है, पहले एनालॉग कंपोनेंट्स होते थे, ठीक है। जैसे बल्ब की एग्जांपल ले लें, जो बल्ब है आपका, हम 100 वाट का बल्ब होता है, 60 वाट का, उसमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है ना। लेकिन एलईडी बल्ब जो है उसमें पावर कम चाहिए होती है, ठीक है। वो डिजिटल सिस्टम बन गया, उसमें आईसी साथ लगी होती है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना एनालॉग और डिजिटल में। Yes, sir. जी सर। ठीक है। डिजिटल सिस्टम कैन प्रोसेस, store and transmit data more efficiently but can only assign discrete values to each point। अब कंप्यूटर, इसमें डिजिटल सिस्टम में कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। क्या कर सकता है, डाटा प्रोसेस कर सकता है, बिल्कुल। हम डाटा कंप्यूटर से कोई भी डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं वो कंप्यूटर से इजीली प्रोसेस करवा सकते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मदद से। कंप्यूटर में मेमोरी भी होती है तो डाटा स्टोर भी हो सकता है, डाटा ट्रांसमिट इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, ब्लूटूथ या मल्टीपल वेज के थ्रू डाटा ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो प्रोसेसिंग जल्दी होगी जब डिजिटल सिस्टम यूज़ करते हैं। स्टोरेज भी होती है क्योंकि जो स्टोरेज 0 1 की फॉर्म में ज़्यादा एफिशिएंटली स्टोर हो सकता है डाटा, और ट्रांसमिट भी जल्दी होता है। और ट्रांसमिट में ये भी होता है कि एरर कम होते हैं, नॉइज़। पहले अगर आपको याद हो पीटी, आपको तो नहीं क्योंकि ये हमारे ज़माने में पीटीसीएल में होता था कि एनालॉग जब कम्युनिकेशन होती थी, ठीक है, नया नया पीटीसीएल का दौर था, तो उसमें फ़ोन करके कहना पड़ता था कि लाइन यहाँ पे मिला दें। तो उसमें क्या होता था, वो मैनुअली कनेक्ट करते थे तो लाइन कनेक्ट हो जाती थी जिस शहर में कॉल मिलानी है, ठीक है। उसमें लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन डिजिटल में ये फ़ायदा होता है, रीजनरेशन हो जाती है। अगर मैं आपको डिजिटल जैसा ये है, अगर इसकी स्ट्रेंथ कम भी होगी डिजिटल सिस्टम की, जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन में होता है, तो रीजनरेटर एक लगा होता है जो कि इसको दोबारा इसका लेवल अप कर देता है, ठीक है। सिग्नल डिस्टॉर्ट भी हो गया तो वो दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाता है। तो ट्रांसमिशन डिजिटल में ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो प्रोसेस, स्टोर एंड ट्रांसमिट जो है वो इजीली हो जाता है यूजिंग डिजिटल सिस्टम। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो पूछ लें, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। No, sir. ठीक है। अब यहाँ पे है ना, हमने डिजिटल सिस्टम की बात की। कंप्यूटर हमारे पास प्योर डिजिटल सिस्टम है, ठीक है। हमारे पास जो एक माइक्रोफोन, आपके जो फ़ोन होता है मेगाफोन जिसके ज़रिए अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, वो प्योर हमारे पास एनालॉग एग्जांपल आ गई जिसमें सिर्फ आवाज़ देते हैं उसको लीनियरली एम्पलीफाई कर दिएगा, तो वो प्योर एनालॉग सिस्टम की एग्जांपल होगी। ये मिक्स एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम की एक एग्जांपल दी हुई है। सीडी है, ठीक है। अब तो सीडी इतनी यूज़ नहीं होती, पहले सीडी से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र होता था जब यूएसबी का इतना दौर नहीं था, उसमें डाटा डिजिटली स्टोर है। अब इस डिजिटल डाटा को सबसे पहले एनालॉग में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको कहते हैं डैक, DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। क्योंकि साउंड है ना, साउंड हमें एनालॉग में चाहिए तो हम डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर लीनियरली एम्पलीफाई किया जाएगा, ठीक है, एम्पलीफायर की मदद से। तो जो आउटपुट मिलेगी वो हमें साउंड वेव की फॉर्म में मिल जाएगी, डिजिटल डाटा से एनालॉग डाटा। ये एक डिजिटल सिस्टम हो गया, इन मिक्स डिजिटल और एनालॉग दोनों सिस्टम में। फ़ोन की एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम बोलते हैं तो माइक्रोफोन लगा होता है, माइक्रोफोन क्या करता है, हमारे एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है।
हमारी साउंड को, ठीक है। और स्पीकर क्या करता है, स्पीकर एनालॉग को डिजिटल में कर, अगर इस पूरे को हम स्पीकर कहें तो ये क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके अलावा मिक्स डिजिटल सिस्टम कहाँ भी यूज़ होते हैं, जो रोबोट्स हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है और मैकेनिकल सिस्टम भी होता है। तो वो एक नई ब्रांच है कि मैकाट्रॉनिक्स। तो इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं। मैनी सिस्टम यूज ए मिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू टेक एडवांटेज ऑफ ईच टेक्नोलॉजी। ए टिपिकल सीडी प्लेयर, ठीक है, बस सीडी की एग्जांपल दी हुई है उसने। बताने का मकसद ये है कि डिजिटल एनालॉग मिलके, क्योंकि हम तो एनालॉग अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, हमारी रीडेबल फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमें डाटा मिलेगा तो हम उसको समझ सकते हैं। 0-1 में दे देंगे डाटा तो नहीं समझ सकते, ठीक है। इस बात की समझ आई इस एप्लीकेशन की। जी सर, आ गई। ओके, जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि 0 लेवल या 1 लेवल, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि प्योर 0 या 1, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि 0 या 1 जैसा कि ये है। इसको कहते हैं कि आइडियल पल्स है, ठीक है। ये कौन सी पल्स है, आइडियल पल्स है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसमें ऐसे शेप होती है सिग्नल की, क्योंकि ये हम एनालॉग से बनाया होता है ना डिजिटल सिस्टम। तो इसमें कोई रिपल्स भी आ रहे होंगे, कोई इस तरह इसकी विड्थ भी होगी, इतनी शार्प शक्ल नहीं होती। तो जब इतनी शार्प शक्ल नहीं होगी तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये 1 लेवल आया है या 1 0 है। तो उसके लिए एक रेंज डिफाइन होती है कि अगर इस रेंज में आ गया तो हम कहेंगे कि 1 है, इसमें 0। और ये क्या चीज़ आएगी हमारे पास जिसको 0 या 1 कहना है, ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर में। कभी नाम सुना है ट्रांजिस्टर का? यस सर। जी जी सर, सर। सुने। जी। इलेक्ट्रॉनिक्स वन पढ़ी है आप लोगों ने? जी यस सर, सर। बिल्कुल, ECA फिर 1 तो पढ़ी। बस ठीक है फिर तो ट्रांजिस्टर का आप लोगों को पता होगा कि उसकी आउटपुट होती है वोल्टेज की फॉर्म में। तो वोल्टेज या उसके 0 हो सकता है या 5, अगर ट्रांजिस्टर या स्विच काम कर रहे हैं। तो जब ट्रांजिस्टर की आउटपुट 5 वोल्ट होगी तो हम कह देंगे कि हाई है, यानी 1 आउटपुट है। और जब आउटपुट 0 आ रही है तो हम कह देंगे कि लो आउटपुट है। तब जरूरी नहीं कि पूरे 5 वोल्ट ही आए, तो रेंज होती है। बुक में एक एग्जांपल है CMOS की, जिसमें 2 से लेके 2.8 तक हमारे पास हाई है, और 0 से लेके 0.8 तक हमारे पास 0 है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अगर देखें फॉर एग्जांपल 2 से लेकर 2.8 तक रेंज है हमारे पास, हमें आउटपुट मिल गई 2.5, तो उसको हम 0 कहेंगे या 1 कहेंगे? सर 1 कहेंगे। 0 कहेंगे सर। बिल्कुल सही, शाबाश, गुड। लेट्स सपोज 2 से लेके 2.8 तक हमने कह दिया है कि ये 1 है या हाई है, ठीक है। और 0 से लेके 0.8 तक हमने कह दिया है लो है। तो 2.5 वोल्ट अगर आउटपुट मिल रही है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि हाई मिलेगी हमें आउटपुट, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1 आउटपुट मिल रही है। और अगर 0.5 है देन लो आउटपुट। लो, वेरी गुड, ठीक है। और अगर 1.5 मिल जाए इन दोनों के मिड में, 1.5 वोल्ट, तो वो होगी इनवैलिड आउटपुट, ठीक है। तो वो इनवैलिड है यहाँ पे जैसा कि लिखा भी होगा। Digital electronics use circuits that have two states.
एक हाई स्टेट हो सकती है या लो स्टेट हो सकती है, ऑन या ऑफ, 0 या 1, ठीक है, जैसे भी कह लें। द वोल्टेज रिप्रेजेंट्स नंबर इन द बाइनरी सिस्टम। जो बाइनरी सिस्टम है वो 0 1 नहीं कंप्यूटर में फ्लो हो रहे होते हैं। कंप्यूटर में वोल्टेज पल्सेस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 या 1, ठीक है, यानी 5 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, ठीक है। कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांजिस्टर्स, मल्टीपल ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रांजिस्टर आपस में जुड़े होते हैं, वो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। इन बाइनरी ए सिंगल नंबर इज कॉल्ड अ बिट। एक 0 को बिट कहेंगे, एक 1 को बिट कहेंगे, ठीक है। ये एक बिट अलहदा है, ये 1 बिट अलहदा है, ठीक है। इसको एक बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं। A bit can have the value either 0 or 1 depending on if the voltage is high or low. जी, यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, नहीं समझ आ रही फिर भी बता दें, अगर समझ आ रही तो देन बता दें। सर एनालॉग और डिजिटल दोबारा बता दें। जी, एनालॉग का मैंने बताया कि जो हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, जैसे साउंड है, साउंड अब देखें, आवाज़ जो है वो कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, ठीक है। पूरे दिन का टेम्परेचर है, कभी 10 डिग्री हो गया, कभी 15 डिग्री हो गया, फिर राइज करते करते 40 डिग्री तक भी हो गया, ठीक है। फिर रात को बादल आ गए, टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये एक एनालॉग क्वांटिटी है जो कि कोई भी वैल्यू ले सकती है इनफाइनाइट रेंज के अंदर अंदर। लेकिन वेरएज डिजिटल क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसमें सिर्फ 2 लेवल होते हैं, लाइक का स्विच। अगर आप स्विच को कभी घर में देखा हो ना, स्विच लाइट के लिए, पंखे के लिए, उसमें कितनी ऑप्शंस होती हैं। सर दो ही, ऑन और ऑफ। बिल्कुल, ऑन और ऑफ। इसी तरह कंप्यूटर में जो पल्सेस होती हैं, वो जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनके पास भी 2 ऑप्शन होती हैं, या 0 या 1, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डिजिटल और एनालॉग में। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये एक क्वांटिटी है जो कि एनालॉग है, इसको अगर हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमारा टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट आपको सिर्फ नॉलेज के बता रहा हूँ। इसके ना 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। इसको सबसे पहले ये देखें, जैसे ये डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया ना, ये करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। इसके एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा, इसके वाई एक्सिस को कट करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस को कट करने को कहते हैं सैम्पलिंग, फिर वाई को कट करने को क्वांटाइजेशन, और फिर एक के अगेंस्ट फिट बना लेंगे, उसको कहते हैं इनकोडिंग। तो ये हमारे पास इस से 1 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल की एग्जांपल, और कोई डिजिटल सिस्टम की एग्जांपल दें, मोबाइल के अलावा, मोबाइल और कंप्यूटर के अलावा डिजिटल सिस्टम की एग्जांपल। एयर कंडीशन यूज करते हैं घरों में, यस सर। ठीक है। तो एयर कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं। अब हम उसको हॉट पे कर सकते हैं, कूल इन्वायरमेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसमें वाईफाई के थ्रू कंट्रोल, ये चीज़ें कहाँ से आई, ये चीज़ें आई क्योंकि एयर कंडीशन भी एक डिजिटल सिस्टम है, ठीक है। तो डिजिटल में ही हमारे पास ऑप्शन होती है, ठीक है। जहाँ पे भी आईसी लगी होगी ना, वो डिजिटल सिस्टम होगा। वॉशिंग मशीन जो आपकी आ गई हैं आजकल, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है, वो भी एक डिजिटल सिस्टम है। कार डिजिटल सिस्टम है। जो कार की स्पीड है वो एनालॉग क्वांटिटी है, लेकिन जो कार की हमारे पास कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल आ गया, सब मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। डिजिटल डिस्प्ले होता है, वो भी यूएसबी आपका डिजिटल सिस्टम है। तो मल्टीपल
सिस्टम्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। उसके बाद है हमारे पास डिजिटल वेवफॉर्म की शक्ल कैसी होती है। अब इसमें डिजिटल वेवफॉर्म की इस तरह की शेप हो सकती है कि वो या लो से हाई पे जा रहा हो, जो वेवफॉर्म है वो लो से हाई की तरफ जा रही है, या फिर हाई से लो की तरफ जा रही है। अगर वेवफॉर्म लो से हाई की तरफ जा रही होगी तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव गोइंग पल्स। ठीक है ना। एक वैल्यू है जो कि कम चीज़ से ज़्यादा चीज़ की तरफ जा रही है। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। ओके। अगर देखिए जो चीज़, एक चीज़ कम वैल्यू से हाई वैल्यू की तरफ जानी है तो जाहिर बात है वो पॉजिटिव गोइंग पल्स है। ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव गोइंग पल्स है। और एक चीज़ जो है हाई से लो की तरफ जा रही है तो वो नेगेटिव गोइंग पल्स है। ठीक है ना। अगर खुदा न खास्ता एक सेमेस्टर में जीपीए ज़्यादा था, दूसरे में कम आ गया, तो ये एक अच्छी बात नहीं है ना, नेगेटिव बात है, तो इसको कहेंगे नेगेटिव गोइंग पल्स है। लेकिन अगर जीपीए कम से ज़्यादा हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव गोइंग, यानी पल्स की शेप में बात करें तो पॉजिटिव गोइंग पल्स है। इसके दो एजेस होते हैं, एक लीडिंग एज होता है, ठीक है, एक ट्रेलिंग एज होता है। चाहे पॉजिटिव गोइंग पल्स हो चाहे नेगेटिव गोइंग पल्स हो, जो इस तरफ वाला एज है ना, जिस तरफ से पल्स स्टार्ट हुई है उसको कहते हैं लीडिंग। जो पहले आ गया ना, जब ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करें तो यहीं से ड्रॉ करना शुरू करते हैं ना, तो जो पहले ड्रॉ करेंगे वो लीडिंग हो गया, जो बाद में आ रहा है वो ट्रेलिंग एंड हो गया। इसमें भी ये पहले ड्रॉ हो रहा है तो ये लीडिंग हो गया, ये ट्रेलिंग एंड हो गया, एज हो गया। ठीक है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कह दिया राइजिंग एज। ये देखना ये कम से ज्यादा की तरफ जा रहा था तो ये कौन सा एज हो गया? राइजिंग, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये यहाँ से वैल्यू कम हो रही है तो ये कौन सा एज हो गया? फॉलिंग एज हो गया। इसमें मुझे बताएं, ये हाई से लो की तरफ जा रहा है तो ये राइजिंग एज होगा या फॉलिंग एज होगा? सर फॉलिंग सर। फॉलिंग। फॉलिंग एज होगा। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये पहले ज़्यादा वैल्यू थी, अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फॉल हो रहा है, ये वैल्यू कम कम ही आ रही है इसमें, तो ये फॉलिंग हो गया। लेकिन यहाँ से ये वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इसको कहेंगे राइज हो रहा है। सिंपल सी बात है ना, ये मुश्किल बात है? सर सिंपल ही। ठीक है जी। अभी तक हमने क्या देखा है? सबसे पहले हमने देखा डिजिटल और एनालॉग में फ़र्क। ठीक है, फिर हमने एक मिक्स डिजिटल और एनालॉग सिस्टम देखा। फिर हमने देखा कि डिजिटल के कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, जीरो कहाँ पे होगा और वन कहाँ पे होगा। फिर हमने इस वेव फॉर्म पे आ गए कि एक्चुअल डिजिटल आइडियल वेव फॉर्म किस तरह की होती है। डिजिटल वेव फॉर्म चेंज बिटवीन द लो एंड हाई लेवल। A positive going pulse is one that goes from normally low to a high level. लो टू हाई लेवल पे जाएगी तो पॉजिटिव हो गया। डिजिटल वेव फॉर्म अप मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पल्सेस। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक पल्स हो, सीरीज ऑफ पल्सेस होती हैं, नंबर ऑफ पल्सेस, जैसा कि यहाँ पे है सीरीज ऑफ पल्सेस इस तरह। जीरो जरूरी नहीं कि ये ऐसे ऑन ऑफ हो रही हो, ज़्यादा देर के लिए ऑन भी हो सकते हैं फिर ऑफ भी हो सकते हैं। तो एक पूरी सीरीज होती है, सीरीज का मतलब है कि आपस में जुड़ी हुई ऐसे पल्सेस होती हैं। एक मिनट अजान हो ले, फिर 2 मिनट ब्रेक करते हैं, अजान के बाद फिर स्टार्ट करते हैं।
जी वेलकम बैक। अच्छा ये थोड़ा सा अगर मे बी आपको डिफ़िकल्ट भी लग रहा हो ना, शेप्स वगैरह, शक्लें वगैरह, तो ये इंट्रोडक्शन है इसमें। ये जब हम टाइमिंग डायग्राम वगैरह ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें ये काम आता है, इम्पोर्टेंट ये भी हिस्सा है। लेकिन बाकी कोर्स जो है ना, वो इसमें इतना, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में कल हम डिस्कस सर करेंगे, उसमें 0 1 देखेंगे वो। जी जी। सर जो हमारा इंटरनेट डिवाइस है तो ये एनालॉग होगा कि डिजिटल, क्योंकि इसको हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और कभी कनेक्शन तेज भी हो जाते हैं, लो भी हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? जी, जो उसकी स्पीड है ना इंटरनेट की, इंटरनेट स्पीड होगी हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी। जो इंटरनेट का ऑन ऑफ करने वाला स्विच जो है, वो हमारे पास डिजिटल क्वांटिटी होगा। ठीक है। अच्छा लेकिन वो एज सच जो स्विच होता है ना, वो डिजिटल नहीं होता। स्विच तो एनालॉग ही होता है, क्योंकि उसमें कोई डिजिटल कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है। तो उसका फंक्शन जो है वो तो डिजिटल है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। लेकिन जो खुद इंटरनेट डिवाइस है, वो एक डिजिटल क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें आईसी चिप लगी हुई है, और वो प्रोसेसिंग जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में कर रहा है। और सर जो इसकी सर कनेक्शन स्पीड जो है, जी, स्पीड जो है ना इंटरनेट की, वो जब ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है, तो वो एनालॉग क्वांटिटी होगी, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो आप इसके लिए एक सिंपल रूल बना लें कि जहाँ पे आईसी यूज़ हो रही है ना, ठीक है, अब डिवाइस में भी आईसी यूज़ होती है, तो वो हमारे पास होगी डिजिटल क्वांटिटी। ठीक है। ओके सर। जो जो डिवाइस फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डाटा स्टोर कर सकती है, मोस्टली ये भी पहचान होती है, वो सिक्वेंशियल में आ जाता है, लेकिन मोस्टली वो डिजिटल क्वांटिटी होती है, जो कि थोड़ा बहुत डाटा स्टोर कर सके क्वांटिटी। अब देखें पल्स जो होती है ना, वो बिल्कुल आइडियल नहीं होती, कि ऐसे शार्प शक्ल नहीं होती कि एजिज हों फ़ौरन 0 से 1 हो जाए। थोड़ा सा माइक्रो नैनो सेकंड में टाइम लगता है उसको इस तरह अपनी शेप गेट करने में। तो एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है? एम्पलीट्यूड होती है कि कितनी उसकी हाइट हुई है। ठीक है, पल्स की कितनी हाइट होगी, तो वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है। ये बेस लाइन है, यानी कहाँ से वो पल्स स्टार्ट हो रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है बेस लाइन, ओरिजिन भी कह सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक अहम क्वांटिटी है राइज टाइम और फॉल टाइम। पल्स को अपनी बेस लाइन से एम्पलीट्यूड वैल्यू तक जाने में कितना टाइम लगा है, वो राइज टाइम कहलाता है। लेकिन जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन राइज टाइम की होती है, वो ये होती है कि 10% से लेके 90% तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो राइज टाइम। और 90% से लेके 10% तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो कहलाता है फॉल टाइम। क्योंकि 90 के बाद देखें रिपल्स भी आ सकती हैं, और इससे पहले भी कोई नॉन लीनियरिटी वगैरह आ सकती है, लेकिन 10 से 90 के दरमियान मोस्टली लीनियर होता है लाइन ना, तो उसको हम कह देते हैं राइज टाइम। ठीक है जी। ये राइज टाइम हो गया, ये फॉल टाइम हो गया। इसको भी छोड़ दें, अंडर शूट वगैरह, रिंगिंग। ठीक है, ये ओवर शूट हो गया कि कितना ज़्यादा जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें हैं, एम्पलीट्यूड, पल्स विड्थ, राइज टाइम एंड फॉल टाइम। राइज टाइम फॉल टाइम तो एक ही टाइम को ही बता रहे हैं। पल्स विड्थ जो है, ये भी एक टाइम है, यानी कितनी विड्थ है पल्स की, कितनी देर के लिए पल्स ऑन रही है। ठीक है। 50% ऑफ द राइज टाइम टू 50% ऑफ फॉल टाइम, इस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, वो देखें टी डब्ल्यू से। पल्स टाइम है, सेकेंड्स में इसकी इसका यूनिट होगा। तो पल्स विड्थ टाइम है, राइज टाइम, फॉल टाइम एंड एम्पलीट्यूड, ये चीज़ें आप इसमें याद रख लें। मुश्किल बात है ये? नो सर। नो सर। इस जो प्रैक्टिकल पल्स है, ठीक है, इसकी किसी को समझ ना आई हो कि ये कैसे ड्रॉ हो गई है? ठीक है, क्लियर है ये?
कैसा? चलें एक दफ़ा सिर्फ क्विकली बताता हूँ कि ये देखें, जब ट्रांजिस्टर ऑन हुआ ना, तो उसने ऐसे नहीं है कि आइडियली बिल्कुल उसी टाइम 0 से 1 हो जाएगा। कोई नैनो सेकंड का उसे टाइम लगेगा अपनी वैल्यू तक पहुँचने में, डिजिटल वैल्यू जो है उसकी हाई लेवल, ठीक है? तो इस वजह से अब ये बस सिर्फ एक दफ़ा आपने ग्राफ देखना है, बाद में ये हम प्रैक्टिकली ये वाला नहीं बनाया करेंगे, यही बनाए आइडियली ही चलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके बैकग्राउंड में ऐसे होता है कि इस तरफ भी तो कुछ ना कुछ इसका टाइम लग रहा होता है, इसको फॉलिंग एज पे भी कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होता है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, क्या चीज़ होती है कि एक सेकंड में कितनी इस तरह की पल्सेस पास हो रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है? सो तो नहीं गए? नो सर। नो सर। नो सर। कितने लोग जाग रहे हैं? अपना नेम लिखें चैट में, अभी पता चल जाता है। ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं अटेंटिव होके बैठे हुए हैं। आप लोगों का सारे सेमेस्टर ऑनलाइन ही चले हैं जब से आपने एडमिशन लिया है, या यूनिवर्सिटी में आए हैं आप लोग कभी? नो सर, फिजिकल भी हुए नहीं हैं। सर, आए हैं। पहला सेमेस्टर हाफ और सेकंड सेमेस्टर तकरीबन 1 मंथ आए हैं। सही, ठीक। चलें, मैं आपको पल्स का बताया था कि ये इस तरह आइडियल पल्स होगी। ये लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसको थोड़ा सा इस तरह टाइम लगता है राइज होने में और फॉल होने में, तो ये प्रैक्टिकल पल्स होगी, ठीक है? ये इसका यहाँ से यहाँ तक राइज टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ तक फॉल टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ तक पल्स विड्थ होगी, यहाँ से कह लें एक्चुअली यहाँ से होगा फिर पल्स विड्थ प्रैक्टिकली, यहाँ से ये बस याद रखिए कि ये पल्स विड्थ होगी 50%, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक जो चीज़ बतानी थी वो ये है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है। अब देखें, एक यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल यहाँ तक 1 सेकंड है टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड में कितनी पल्सेस आ रही हैं, वो हमारे पास इस तरह 3 पल्सेस आ गई। एक ये पल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पल्स आ गई, फिर देन ये यहाँ से यहाँ तक सेकंड, और फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड। सो हमारे पास 3 पल्सेस आ गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड को मैंने बनाया होता है 1 सेकंड, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? 3 साइकिल पर तो सेकंड। 3। बिल्कुल सही, शाबाश। 3 साइकिल पर सेकंड या 3 हर्ट्ज, ठीक है? ये तो होगी फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, यानी एक पल्स को कितना टाइम लगा है, एक पल्स को कितना टाइम मिला। फॉर एग्जांपल ये 3 पल्सेस हैं, तो हर पल्स को कितना टाइम मिलेगा? अभी तो मैं तो ये बिग स्मॉल और इस स्मॉलर होगी ये, एक्चुअली ये इस तरह बनानी चाहिए थी इक्वल ना, फिर अब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बन गई। इसके लिए बताएं
टाइम पीरियड कितना होगा इसके लिए? 1/3, यानी टोटल 1 सेकेंड टाइम है और कितनी पल्सेस हैं? 3। 3 पल्सेस हैं, तो हर पल्स को कितना टाइम मिलेगा? 1/3। सो 1/3 सेकेंड इसका टाइम पीरियड होगा। ये बात समझ आई सबको? यस यस सर। यस सर। जी सर आ रहा सर अगेन बता दें। ये मैं बताता हूँ। देखें यहाँ पे अगर ये पल्स अगर रही है 2 सेकंड के लिए, पॉसिबल तो नहीं है कि 2 सेकंड के लिए एक पल्स रहे, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए कि 2 सेकंड के लिए एक पल्स रही है, अगली पल्स भी 2 सेकंड के लिए रही है, ठीक है? तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टी कैपिटल 2 सेकंड होगा। इसका टाइम पीरियड या पीरियड कह लें, इसका पीरियड होगा 2 सेकंड, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने सेकंड हो गए? टोटल टाइम कितना हो गया? 4। 8 सेकंड हो गए ना? यस सर। 2 + 2 8 सेकंड, ठीक है? 8 सेकंड में कितनी पल्सेस आ रही हैं? 4 4 साइकिल्स आ रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितना आएगा? 4/8 ऐसे 4/8 करते हैं ना कैलकुलेट, तो विच By इज इक्वल 4. टू 1/2 साइकिल पर सेकंड। तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0.5 0.5, ठीक है हर्ट्ज। तो ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, यानी टाइम और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल है। आपको टाइम पता हो तो आप इसका रेसिप्रो, अब देखें टाइम पता था 2 सेकंड है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो 1/t कह दें, तो 1/2 0.5 आ गया, ठीक है? लेकिन इस टाइम भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पता हो कि फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है, ठीक है? ये कौन सी वेव होती है? ये वाली साइन वेव का नाम सुना है कभी? जी सर। ये साइन वेव है, ठीक है? हमारे घरों में जो करंट आ रहा था ना, वो इस फॉर्म में आ रहा होता है, साइन वेव की फॉर्म में। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। आप कभी कोई डिवाइस खरीदने जाए ना इलेक्ट्रिक का, कोई बल्ब वगैरह, कोई भी, कोई फ्रिज खरीद ली, कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो उस पर लिखा होता है कि 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होनी है, 60 हर्ट्ज पे, ठीक है? तो हमारे जो घरों में फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो कितनी आ रही होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। यानी इस तरह के 50 साइकिल 1 सेकंड में आ रहे थे। तो अगर आपको कहा जाए कि इसका टाइम पीरियड फाइंड करें तो कितना आ जाएगा? 1/50। 1/50। ठीक है, शाबाश, 1/50, गुड। अभी बुक में से एक एग्जांपल करते हैं। थक तो नहीं गए? नहीं सर। अच्छा, ये देखें, एग्जांपल 1.1 है टेक्स्ट बुक की। The portion of periodic digital waveform is shown in this figure. The measurements are in milliseconds. Determine the following. सबसे पहले पीरियड फाइंड करना है, ठीक है? तो उसको कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल से टी से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना टाइम पीरियड गिवन है? जो कैपिटल टी लिखा होगा वो हमारे पास टाइम पीरियड बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गिवन है? यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 10. 10। 10।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास टाइम पीरियड कितना हो गया, 10 सेकंड। 10 मिली सेकेंड, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि जो रीडिंग्स है वो मिली सेकेंड में होंगी। अगर इस तरह ना भी लिखा हो तो आप ये ऊपर टी ना भी मेंशन होता ना, तो आपने कैसे देखना था कि एक वेव ऑन जब हुई है उसके बाद कहाँ तक वो उसका ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों मिला के एक टाइम पीरियड बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मिली सेकेंड। ठीक है, सिर्फ ऑन वाला जो रहता है ना वो कहलाता है उसका पल्स विड्थ या ड्यूटी साइकिल कहलाती है, लेकिन वो पूरे पीरियड पूरी जो वेव है उसका टाइम जो है वो कहलाता है टाइम पीरियड। अब इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी तो फार्मूला कहता है 1/t, एफ इजिकल टू 1/t, रेसिप्रोकल ले लें इसका 100 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर? यस सर। जी सर। ठीक है, शाबाश। और ड्यूटी साइकिल वो टाइम होता है कि जितनी देर के लिए पल्स ऑन रही है। ड्यूटी मीन्स के जितनी देर के लिए वो वर्किंग कंडीशन में है। वर्किंग कंडीशन मतलब ऑन कंडीशन की कितनी देर के लिए है। तो ड्यूटी साइकिल वो चीज़, वो विड्थ जितनी देर के लिए पल्स ऑन रही है। यहाँ पे देखिए उसने बताया हुआ है कि 10 सेकंड की पल्स थी, उसमें से सिर्फ कितनी देर के लिए ऑन रही पल्स, 1 मिली सेकंड के लिए। तो ड्यूटी साइकिल कैसे आएगा, 1 मिली सेकेंड ओवर टोटल पल्स का ड्यूरेशन कितना था, 10 मिली सेकेंड, तो 1/10 मिली सेकेंड इसका ड्यूटी साइकिल आ गया। 100 से उसके मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो के लिए, तो 10% ड्यूटी साइकिल आ गया। वैसे भी देखने से पता चल रहा है कि अगर 10 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 नंबर का पेपर था, एक नंबर आ गया तो कितने परसेंट बने, 1/10, 10% नंबर आ गया। 10 सेकंड की पल्स ही 1 सेकंड के लिए ऑन रही, तो 1 यानी 10 मिली सेकेंड उसका 10 मिली सेकेंड टोटल टाइम था, 1 मिली सेकेंड के लिए ऑन रही, तो 10% ड्यूटी साइकिल बन गया। ये आपका होम टास्क है, आपने इसको घर जाके बुक को ओपन करना है। ठीक है, बल्कि अभी भी घरों में ही आप लेक्चर के बाद आपने बुक इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। Periodic digital waveform has a pulse width of 25 microsecond. Pulse width, पल्स विड्थ का मतलब है कि वो इतनी देर के लिए ऑन रही है पल्स, 25 माइक्रोसेकंड, और पीरियड जो है वो 150 माइक्रोसेकंड है। यानी अब यहाँ पे ए की बजाय 25 आ गया और 10 की बजाय क्या आ गया, 150 आ गया। यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे 150 आ गया। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल। कोई सॉल्व कर सकता है इससे, किसी के जेब में आइडिया हो कि क्या आंसर बनेगा। फ्रीक्वेंसी चलिए बताएं कितनी होगी। सर इसका टाइम पीरियड 125 सेकंड होगा, माइक्रो सेकंड। टाइम पीरियड कितना होगा, 125 माइक्रो सेकंड। नहीं, टाइम पीरियड तो उसने बता दिया है कि देखें, मैं आपको इसको ना थोड़ा सा पावर पॉइंट पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। उसने कहा है कि हमारे पास पल्स विड्थ जो है ना वो है 25 माइक्रो सेकेंड, और जो पीरियड है वो है 150 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो पल्स विड्थ का मतलब होता है कि पल्स कितनी देर के लिए ऑन रही है, तो 25 माइक्रो सेकेंड के लिए पल्स ऑन रही है। यहाँ पे 25 माइक्रो सेकेंड आ गया अगर यहाँ 0 से स्टार्ट हुई है। तो टाइम पीरियड का मतलब है कि पूरी पल्स का ड्यूरेशन कितना है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है 150 माइक्रो सेकेंड। यानी ये जो बिगर लाइन है ये टी है, कैपिटल टी पल्स विड्थ को जाहिर कर, टाइम पीरियड को जाहिर कर 150 पीरियड है, ये 150 माइक्रो सेकेंड है। और 25 माइक्रो सेकेंड क्या है, ये टी स्मॉल, ये टी डब्ल्यू है, पल्स विड्थ है, ये विड्थ को जाहिर कर रहा है। अब मुझे बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी।
सर आई थिंक 1.6 0.16 होगी। 0.16। ये क्या फार्मूला यूज़ किया आपने? सर जो विथ थी वो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। नहीं, वो हमारे पास आएगा ड्यूटी साइकिल। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, सर 1/150। जो 1/150 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है, देखें ये हमारे पास अगर देखें 2 पल्सेस आ रही हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 होगी। और हर फ्रीक्वेंसी को कितना टाइम मिल रहा है? इसको भी 1 सेकंड मिलेगा, इसको भी 1 सेकंड मिलेगा। तो ये 1 सेकंड इसका हो गया टाइम पीरियड, और ये 2 सेकंड इसका हो गया, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। 2 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और 1 इसका टाइम पीरियड हो गया। इसी तरह एक पल्स 150 माइक्रो सेकंड में आ रही है, तो 1 सेकंड में कितनी पल्सेस आएंगी? 1/150 माइक्रो। तो ये हमारे पास बन जाएगा, माइक्रो का इन्वर्स ऊपर जाके मेगा में हो जाएगा। ये 10 की पावर -6 होती है, तो ये 10 की पावर +6 होगी, यानी मेगा में होगी ना। 1/150 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 0.006। 0.006 मेगा। तो इसको यहाँ पे अगर ले जाएं 1 2 3, तो ये 6 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 6 किलो हर्ट्ज। ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेना बस, वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये टी है, या फिर बी इक्वल टू 1/t, ये फार्मूला बस। दूसरा है कि ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करना है। तो सर वो 25/150 होगा। बिल्कुल, ये 15% जो आपने लोगों ने बताया था कि 25/150। 150। मल्टीप्लाई 100। जी, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ड्यूटी साइकिल विल बी इक्वल टू 50 25/150 माइक्रो, तो माइक्रो से कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100%। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू 100। 16 बन गया ना, 16.6। यस सर, 16.66। ओके जी, आप लोगों का टास्क ये है घर जा, बल्कि आपने ना शाम को इसको एक दफ़ा रिवाइज करना है। जो स्लाइड्स अभी मैंने आपको आई थिंक शेयर भी कर दी होंगी, शेयर हो गई हैं, वो आप लोगों ने कर लेंगे उसको एक दफ़ा ना। स्लाइड्स को लाजमी पढ़ना है। ओके सर। ठीक है, अभी हम 7 स्लाइडें हो गई हमारी। कभी मैं शिफ्ट करता हूँ एक विंडो से दूसरी विंडो में, तो उतनी देर के लिए खुशी तो नहीं होती कि शायद ख़त्म होने लगा लेक्चर। नो सर। चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। In addition to frequency and period, repetitive pulse waveforms are described by amplitude, pulse width and duty cycle. एक तो फ्रीक्वेंसी हो गई कि एक सेकंड में कितनी पल्सेस आ रही हैं, टाइम पीरियड हो गया कि एक पल्स कितनी ड्यूरेशन के लिए रहती है, और एम्पलीट्यूड हो गया उसकी हाइट, पल्स विड्थ हो गया कितनी देर के लिए ऑन है, और ड्यूटी साइकिल कितनी देर के लिए ऑन है टोटल पल्स में से ना। पल्स विड्थ में ये नहीं होता कि ये टोटल टाइम कितना है, ड्यूटी साइकिल में पल्स ऑन टाइम और ओवर टोटल टाइम से डिवाइड किया जाता है, तो वो रेशो होती है पल्स विड्थ टू टोटल टाइम पीरियड।
टाइमिंग डायग्राम, 2 हमारी स्लाइड्स रह गई हैं। टाइमिंग डायग्राम क्या होता है? A timing diagram is used to show the relationship between two or more digital waveforms. देखिए, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पल्सेस हैं, ठीक है, वो उनका क्या बिहेवियर है, वो ऑन है, ऑफ है, ज़ीरो है, वन है, किस फॉर्म में डाटा है, तो उस डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज ये इस वक्त दोनों 1 0 था तो ये 0 हो गया, इसमें से दोनों 1 है तो ये ऑफ, ये लेट्स सपोज कोई गेट ये है यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। क्लॉक साइकिल होता है, क्लॉक हमेशा इस तरह 1 0 रेपिटेशन होती है, ये तो इस तरह ऑन ऑफ होते रहना है। लेकिन ये जो है, हमारे पास कोई कंपोनेंट है ए और बी, ये सी आउटपुट है इनकी, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करना है इस तरह 0 1 की फॉर्म में, इस चीज़ को कहते हैं कि टाइमिंग डायग्राम है। और ये उसका लॉजिक एनालाइजर या ऑसिलोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं आउटपुट। टाइमिंग डायग्राम का पता चला क्या होती है? सर कोई इतना खास नहीं पता चला। जी, टाइमिंग डायग्राम होती है, अभी तो सिर्फ ये याद कर लें, अभी हम इसको टाइमिंग डायग्राम्स ड्रॉ किया करेंगे एंड गेट के लिए और गेट के लिए। सिर्फ ये होता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह इनपुट गिवन है 1 0, बजाय 1 0 लिखने के उन्होंने 1 को इस तरह ऑन की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, 0 को ऑफ की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगेन 1 है, ये 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। इसमें ये क्या है, इतना ही पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक लो है ना पल्स, Yes, sir. Zero. 0, फिर ये One. ऑन 1, फिर 0, फिर 1 0, इस तरह ना। 0 तो बजाय 0 1 लिखने के इस तरह हम वेव फॉर्म की सूरत में भी ड्रॉ कर सकते हैं पल्सेस को ना, तो इसको कहते हैं टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। कि कितनी देर के पल्स ऑन रही है, ऑफ रही है, तो बस ये जब हम गेट्स ड्रॉ करेंगे तो सी आउटपुट हुआ करेंगे हमारे पास, उस वक्त क्लॉक को भी देखेंगे एग्जैक्टली होता क्या है, डिजिटल सिस्टम का अहम हिस्सा होता है क्लॉक। बस फिलहाल ये याद रखें कि रिलेशनशिप को जाहिर करना है बजाय 0 1 के इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम हम अगर लिखें। लास्ट स्लाइड, सीरियल एंड पैरेलल डाटा। जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह सीरियली भी ट्रांसमिट किया जा सकता है और पैरेलली भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। सीरियल डाटा की एग्जांपल ये है कि आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह नहीं होता कि आपको पूरी एक लाइन दे दी जाती है, ठीक है, यहाँ से मोबाइल से टावर या आगे पूरी एक लाइन ही डेडिकेट कर दी जाती। अगर पूरी एक लाइन डेडिकेट कर दें फिर तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। हमारे पास चैनल या मीडियम एक ही होता है, तो सीरियल डाटा फिर कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, हर यूज़र को थोड़ा सा टाइम एलोकेट किया जाता है। जब वो फॉर एग्जांपल कॉल कर रहा है तो 200 मिली सेकेंड स्मॉल पैकेट्स में डाटा जा रहा होता है 200 मिली सेकेंड का, तो वो पता ही नहीं चलता। अगर एक पैकेट लॉस भी हो गया तो डाटा फिर भी एंड पे जाके कंबाइन हो जाता है। तो इस तरह इसमें क्या है, रिसोर्सेज चैनल एक ही है, ठीक है, मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर पैरेलली डाटा ट्रांसमिट करें तो उतनी आपको लाइंस चाहिए। इसमें कैसे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, 1 बाय 1, ठीक है, एक पहले एक जाएगा फिर दूसरा, फिर ये पहले गया फिर ये गया। इसमें पैरेलली क्या होता है, सिर्फ एक बिट ट्रांसमिट हो सकती है एक लाइन के ज़रिए ना। तो देखिए बाकी सारी जब पैरेलली ट्रांसमिट होगा तो इसको सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, इसको 7 सेकंड चाहिए। इसमें हमारे पास रिसोर्सेज कम, खर्चा कम होगा, इसमें खर्चा ज़्यादा है, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा। ये सीरियल डाटा है और ये पैरेलल डाटा है। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें आप लोग। नो सर।
सीरियल एंड पैरेलल डाटा की समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर एक दफा रिपीट कर दें। जी मैं बताता हूँ। सीरियल डाटा ऐसा डाटा होता है, ऐसा वे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है कि जिसमें आप ना बजाय इसके के पूरा डाटा 7 लाइन देखें, हमने 8 फॉर एग्जांपल डिजिट ट्रांसमिट करने थे, तो बजाय ये कि जैसे बस होती है ना, कंप्यूटर की बसेस आपने देखी होंगी, वो पैरेलल लाइंस होती हैं, बजाय उस तरह बसेस बनाने, अगर वो बसेस बनी हुई हैं तो सारा एक ही वक्त में डाटा साइमल्टेनियसली पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी डाटा पहुंचेगा। लेकिन नुकसान क्या होगा कि हमें इतनी ज़्यादा वायर्स चाहिए होंगी। लेकिन सीरियल में क्या होता है, पहले एक गया ट्रांसमिट हुआ, फिर दूसरा ट्रांसमिट हुआ, लाइन है हमारे पास क्योंकि एक ही है। फॉर एग्जांपल दरवाज़ा है, एंट्रेंस है, ये समझ लें एंट्रेंस है, ठीक है, क्यू लगा हुआ है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, एटीएम फॉर एग्जांपल यूज़ करना है, तो एक बंदा पहुंचा, फिर उसने मार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह वन बाय वन सारे लोग इस एटीएम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है? सीरियल की। उसके बजाय अगर हम 8 एटीएम मशीन इस्तेमाल लगा दें तो क्या होगा? 8 बंदे एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं ना डाटा, उसको, मशीन को। टाइम किस में लगेगा? कम किस में टाइम लगेगा? तो पैरेलल में कम टाइम लगेगा, सीरियल में ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल सही, जिसमें 8 मशीनें लगी हैं उसमें पैरेलल में कम टाइम लगेगा, लेकिन खर्चा किस में ज़्यादा होगा? पैरेलल में सर। रिसोर्सेज भी, जहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग करनी वहाँ पे भी ज़रा खर्चा भी ज़्यादा होता है। और पैरेलल की बेस्ट एग्जांपल क्या है? गेमें आप लोग बड़े शौक से खेलते हैं, ठीक है, ग्राफिक कार्ड जो होता है, ग्राफिक कार्ड में भी ऐसे होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। जीपीयू का नाम सुना है? ग्राफिक कार्ड का नाम सुना है ना? उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह पैरेलल की एग्जांपल है, एक से ज़्यादा में वैल्यू सॉल्व हो रही थी। ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल आपका लेक्चर है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर।